हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग उत्तराखंड पॉलीटेक्निक में पढ़ाई जाने वाली अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की यूनिट थर्ड इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर लेंगे। क्योंकि ये जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पहले इंटर में भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इस यूनिट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा लेक्चर नहीं लेंगे, केवल आपको ब्रीफली थोड़ा सा जो इसके टॉपिक्स हैं उनके विषय में बताएंगे। तो आज का जो लेक्चर फर्स्ट है, इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा करंट। करंट की डेफिनेशन क्या होती है इसके विषय में बताएंगे। सेकंड बताएंगे आपको ओम्स लॉ के विषय में, जिसको कि आप क्लास 6 से लेकर के और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड है रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, कंडक्टेंस प्रवाहकता और कंडक्टिविटी यानी चालकता। इन चारों में क्या संबंध है और इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कई बार पूछा जाता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज के टॉपिक्स लेक्चर फर्स्ट में। सबसे पहले, क्योंकि आज यूनिट थर्ड का इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर है, तो थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के विषय में बताना चाहता हूँ। पहले इसके सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट क्या है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपको बताया उसके विषय में। थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उसी में एक टॉपिक आता है सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। फोर्थ है किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन-ब्रिज का प्रिंसिपल। और फिफ्थ इसमें आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड यूनिट विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये इसका सिलेबस है। आइए बात करते हैं करंट यानी विद्युत धारा की डेफिनेशन पे। हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत धारा और इंग्लिश में कहते हैं करंट। इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि विद्युत धारा किसी भी कोई वायर है उसमें करंट फ्लो होती है। कब? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के जस्ट अपोजिट में हम लोग मानते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। विद्युत धारा क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन हम इसको अगर डिफाइन करते हैं कि इसको मेजर करना है, कैसे मेजर करेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, तो हम कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी आवेश के प्रभावित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि फॉर्मूले में लिखें तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ पर है चार्ज यानी आवेश, और टी है टाइम। कहने का मतलब कोई वायर अगर आपके पास है और उसमें 40 कूलम का आवेश 1 सेकेंड में या 10 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो 40/10 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी 4 यूनिट टाइम में उसमें 4 चार्ज फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो होगी 4 कूलम पर सेकेंड, या इसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं, 4 एम्पियर। तो करंट की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मैथमेटिकली इसे लिखेंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और डेफिनेशन कहेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। इसकी यूनिट क्या है? कूलम पर सेकेंड, या हम इसे कहते हैं एम्पियर। ओके, ये हो गया करंट। अब आते हैं ओम्स लॉ पे, ओम का नियम। जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि इससे ओम के नियम को आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। ओम्स का नियम, ओम का नियम क्या है कि कोई भी अगर कंडक्टिंग वायर यानी चालक तार आप लेते हैं, और उस चालक तार की फिजिकल कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। फिजिकल कंडीशन मतलब जैसे इसकी लंबाई, इसकी मोटाई, या इसके कंपाउंड में कोई भी, अगर आप जो जिससे बना है उसमें कोई भी चेंजेस ना करें, तो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच अप्लाइड जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें फ्लो होने वाली करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आई को अगर बढ़ाया जाएगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी इसमें फ्लो होने वाली करंट को अगर बढ़ाएंगे तो A और B के बीच में वोल्टेज भी उसी के रेशियो में बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये है ओम का नियम। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर डज नॉट चेंज, then the voltage produced between 2 points of that conductor is directly proportional to the current passing through that conductor. That is known as Ohm's law. Okay,
अब हमने इसके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है, इसे ध्यान से देखिए। ए और बी एक वायर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज को अगर मेजर करना है तो इसके पैरेलली हम क्या जोड़ देंगे, एक वोल्टमीटर जोड़ देंगे, और इसमें फ्लो होने वाली करंट अगर मेजर करनी है तो हम इसके सीरीज में एक अमीटर जोड़ देंगे। और इसमें फ्लो होने वाली करंट को हमको चेंज करना है तो यहाँ पे रेस्टोर जोड़ देंगे, जो कि इसमें फ्लो होने वाली करंट वेरिएबल करंट यहाँ से देगा, यानी इसमें करंट को चेंज करेगा। यहाँ पे बैटरी की जोड़ दिया, तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। हम यहाँ से करंट को चेंज करते रहेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे ए और बी के बीच में वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वोल्टेज भी चेंज होगा। और वी वोल्टेज और आई के रेशियो को देखेंगे कितना हो रहा है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। या देखिए वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जो आता है आर। इस आर को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। यहाँ पर हम लोग अगर v इस एक्सिस पे v लें और इस पे i लें, तो आप जानते हैं v इज इक्वल टू आई आर एक सरल रेखा का समीकरण होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल लाइन विच पासिंग थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन में जीरो कटा हुआ है किसी भी एक्सिस पे, तो ये एक सिंपल तो सरल रेखा आपको मिलेगी इस टाइप से। यहाँ पे v लेंगे और यहाँ पे i लेंगे, जैसे जैसे आप i को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे v भी बढ़ेगा, या इधर i ले लीजिए इधर v ले लीजिए, तो ये एक सीधी रेखा आएगी। सीधी रेखा आने का मतलब ये है कि v इज इक्वल टू वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी y इज प्रोपोर्शनल टू x जैसा हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सरल रेखा। तो इसका मतलब ओम का लॉ वेरीफाई हो गया। तो इसे आप, ये आपके पास एक्सपेरिमेंट भी है, इसे आपने एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव करना है, प्रूव द ओम्स लॉ इन योर लेबोरेटरी। तो ओम का नियम क्या है, किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं में यदि परिवर्तन न किया जाए तो उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है वो उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i और v इज इक्वल टू आई आर। तो आई होप कि आप ओम के नियम को समझ गए होंगे। अब हम लोग ओम के जो नियम है उसका क्या अनुप्रयोग है, यानी उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। देखिए ये ओम के नियम के अनुप्रयोग यानी द एप्लीकेशन का ओम्स लॉ। आपने देखा होगा फैन का रेगुलेटर काम करता है, यानी कि जो फैन है उसको उसमें आपने देखा होगा अपने घरों के स्विच में कि उसमें रेगुलेटर लगाया जाता है। जैसे आप उसको 1 2 3 पे करते हैं तो फैन तेजी से घूमने लगता है। तो ऐसा कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि फैन में फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल करते हैं। और वो कैसे कंट्रोल हो सकता है, रेजिस्टेंस से, क्योंकि आप जानते हैं v इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आर। तो r को अगर बढ़ाएंगे तो r को बढ़ाने से I उसमें कम ज़्यादा हो जाएगा। तो हम अलग अलग रेजिस्टेंस उसमें कनेक्ट कर देते हैं। अलग अलग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने से जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसमें फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो कम होती जाती है, और रेजिस्टेंस घटाएंगे तो फ्लो होने वाली करंट बढ़ेगी। तो यानी अगर आपको 3 पे फैन और तेज चलने लगता है क्योंकि आप रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छा यूज है। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप की आवश्यकता जहाँ होती है वहाँ हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जहाँ आपको वोल्टेज कम चाहिए। फिर डीसी मापने वाले उपकरणों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओम के नियम की सीमाएं। सीमाएं का मतलब क्या होता है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, मतलब जहाँ ओम लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं उन पे ओम का नियम अप्लाई नहीं होता है। जैसे डायोड, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि डायोड में, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है, डायोड्स के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है। यानी डायोड के अगर दोनों पॉइंट्स पे आप लोग वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो सीधी रेखा ना आकर के फॉरवर्ड वाइज में इस टाइप से आता है और रिवर्स वाइज में इस टाइप से आता है, तो इसमें ये अप्लाई नहीं होता है। और नॉन लीनियर जो भी पाथ होते हैं उनमें भी अप्लाई नहीं होता है। तो ये होगी उसकी लिमिटेशंस। तो आप ओम का नियम, उसके अनुप्रयोग और उसकी सीमाओं को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, 4 टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको एक साथ ही याद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको एक साथ पढ़ते हैं तो आपको इजीली वो याद रहते हैं। अगर आप उनको अलग अलग पढ़ेंगे तो उनमें हमेशा डाउट बने रहते हैं। तो इन चारों चीज़ों को मैं क्लियर कर रहा हूँ। उन 4 चीज़ों में एक है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, एक है प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, और इनका जस्ट अपोजिट होता है प्रवाहकता यानी कंडक्टेंस, और एक होता है कंडक्टिविटी, इसका जस्ट अपोजिट कंडक्टिविटी। तो चारों चीज़ों को आपको एक साथ याद करना है। पहले मैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करूँगा। देखिए प्रतिरोध को तो आप पहले भी समझ गए
कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। ओम के नियम से हम समझ गए V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो इस R को ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। फिजिकल मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल मीनिंग आप जान रहे हैं, हिंदी में देखो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, विरोध एक तरीके से। तो जब किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आते हैं आयंस। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो मैटर है वो एटॉम्स से मिलकर बना है, एटॉम्स से जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो वो आयन बन जाते हैं। तो जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उनकी टक्कर होती है किनसे, आयन से। तो वो टक्कर ही एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में क्या करते हैं, वो बाधा प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसकी फिजिकल मीनिंग है। और मैथमेटिकल मीनिंग है द रेशियो बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज V टू द करंट फ्लो I इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसका जो मात्रक है वोल्ट पर एम्पियर, ये कहें या ये कहें ओम, इसका सीधा सीधा मात्रक है ओम। और इसका जो साइन है वो है इस टाइप से आरी, जैसे आपने आरी देखी होगी, उस टाइप का कोई अगर सिंबल होता है तो उसे कहते हैं रेजिस्टर यानी रेजिस्टेंस। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज के लिए एक और फॉर्मूला में हम आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। और इसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके भी समझ सकते हैं कि माना कोई आदमी है, उसे एक गैलरी में भागना, और गैलरी बहुत संकरी और लेकिन लंबी है, तो उस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा ले, और उसके बीच में खंबे खड़े हैं जैसे आयंस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब वो यहाँ से दौड़ेगा तो उसकी टक्कर कई बार इनसे होगी, किनसे, इन खंभों से जो बीच में है। और अगर बहुत ही पतला वायर है और बहुत गैलरी बहुत लंबी है तो उस पर कई बार टक्कर होगी, और वो लंबी गैलरी में जाते हुए टक्कर कई बार होगी। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, यानी कि कितना मोटा तार है उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई बहुत बहुत चौड़ी अगर गैलरी है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन को भागना है और बीच बीच में आयंस भी हैं, तो उसके पास रास्ता कई है, अगर इस रास्ते वो नहीं जा रहा तो वो टक्कर होने के बाद अपना रास्ता चेंज कर सकता है, तो यानी कि उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो इसीलिए इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये जो नियतांक आता है रो, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। तो रेजिस्टेंस है और ये प्रतिरोधकता, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए से। इसका जो यूनिट आ जाएगा ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये मीटर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा मीटर, तो ओम मीटर। इसका जो मात्रक है, जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, और ये हो गया प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो आई होप कि आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। एक यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ये है कंडक्टर यानी चालक जो होते हैं, जैसे तांबा है, एल्युमिनियम है, इन सब के वायर होते हैं, उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ताप बढ़ाने से बढ़ता है कहने का मतलब, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उनमें करंट को फ्लो होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसे, यानी कि प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन यही चीज अर्धचालकों के केस में उल्टी होती है। वो मैंने आपको अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर वाले लेक्चर में भी बताया था कि जब आप सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, तो करंट का फ्लो बढ़ जाता है यानी प्रतिरोध घट जाता है। तो ये दो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चालक होते हैं कंडक्टर, उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, और जो अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे प्रवाहकता यानी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के विषय में। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की। तो जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है। यानी कि जो ये रेजिस्टेंस है इसको अगर आप उल्टा कर दें, 1/r कर दें, तो ये जो 1/r है ये कहलाता है आपका कंडक्टेंस। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। और इसका जो यूनिट होगी, इसका जो मात्रक होगा वो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होगा, ओम इनवर्स या मोह, ये इसकी यूनिट होगी। ओके। और दूसरा है कंडक्टिविटी।
जैसे अभी हम रेजिस्टिविटी पढ़ा, तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो कहलाता है कंडक्टिविटी, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उनका जस्ट अपोजिट ही कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी होता है। यहाँ पे मैंने बता रखा है कि प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इन चारों को आप एक साथ भी याद कर सकते हैं, और इनको एक साथ याद करने में ही फायदा होता है ताकि आपको इनमें कंफ्यूज ना हो। यह प्रतिरोध R इज इक्वल टू वी अपॉन आई या रो ऑफ एल अपॉन ए इंटू एल अपॉन ए के फॉर्म में इसे लिखते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो, जो ये रो जो नियतांक आता है इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको और इसको इक्वेट करेंगे और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो के लिए फॉर्मूला आ जाता है, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। तो ये होता है प्रतिरोधकता, इसका मात्रक होता है ओम और इसका होता है ओम मीटर। अब प्रतिरोध का जस्ट उल्टा इसके नीचे मैंने लिखा हुआ, इसे कहते हैं कंडक्टेंस, प्रवाह का, तो G इज इक्वल टू 1/R। इसका जो यूनिट होगी वो इसकी जस्ट अपोजिट होगी, मोह, MHO मोह, या फिर हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। और प्रतिरोधकता का जस्ट अपोजिट होगा कंडक्टिविटी यानी चालकता, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे 1/ρ, इसे ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या मोह मीटर कहेंगे। तो ये होगी चार चीजें। अब हमने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रभावित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं, E इज इक्वल टू W/Q। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू आप देखिए, यहाँ पे एक आदमी है, ये इस बॉल को फेंकेगा और इस बॉल को पूरे रास्ते में यहाँ से लेकर के फेंकने के बाद यहीं तक आने में जो इसे कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी W/Q। अब क्योंकि किसी भी सर्किट में आदमी तो होता नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, सेल या बैटरी। तो एक बैटरी को, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से ले जा करके दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं इस बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी EMF। इसका मात्रक होता है वोल्ट, जूल पर कूलम, या इसे वोल्ट भी कहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा जो सेल होते हैं उन पर लिखा होता है 20 वोल्ट का सेल है या 1.5 वोल्ट का सेल है, जो घड़ी का सेल होता है 1.5 वोल्ट का होता है। इसका मतलब उसे यूनिट चार्ज को परिपथ में फ्लो कराने के लिए 1.5 कार्य करना पड़ता है एकांक आवेश को, तो होता है विद्युत वाहक बल। तो इसका डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन की, रेजिस्टेंस को कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज और उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैंने दोनों को दिखाया है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जा सकता है, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना था कि अगर हम तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें तो ए और बी के बीच क्या इफेक्ट होगा, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस से ए और बी के बीच इनका जो परिणामी रेजिस्टेंस कितना होगा ए और बी के बीच, यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी, यही हमको निकालना है। यानी इस ए और बी के बीच इन तीनों को हटा करके क्या हम कोई ऐसा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कि जो इन तीनों के बराबर इफेक्ट दे। और ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि हम इन तीनों को हटा करके क्या कोई ऐसा ए और बी के बीच रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जो इन तीनों के रिजल्टेंट के बराबर हो, यानी तीनों को हटा करके एक लगाएं जिनकी वैल्यू इन तीनों के ही बराबर हो। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो इसमें जो ये सर्किट सिंपल सा जोड़ा हुआ है, इसमें एक बैटरी भी है जो मैंने यहाँ पे दिखाई नहीं, पर बैटरी भी होनी चाहिए थी। बैटरी की वजह से क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो होगा आई, और करंट जो आई फ्लो होगा वो पहले इसमें जाएगा, फिर वही करंट इसमें जाएगा, फिर वही करंट इसमें जाएगा, यानी करंट तीनों में सेम फ्लो होगा। लेकिन वोल्टेज क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वोल्टेज इनमें क्या होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग होगा। क्योंकि इसमें हम लोगों ने वोल्टेज जो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया हुआ है और यहाँ से करंट, तो इसमें केवल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, तीनों के पॉइंट के बीच अलग अलग होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग वोल्टेज होगा, इस रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग वोल्टेज होगा, और इस रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग वोल्टेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओम के नियम से आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR, आई तो वही है लेकिन रेजिस्टेंस अलग होने से वोल्टेज ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इसके लिए डायग्राम।
अब देखिए V1 का मान होगा I इंटू R1 के बराबर। V2 अलग क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, I इंटू R2, और V3 जो होगा I इंटू R3 होगा। आप जानते हैं, अब हम ये मान के चलते हैं कि हम इन तीनों को हटा देते हैं और इसके बदले एक लगाते हैं, केवल एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू है R। उस पर भी ओम का नियम लगाएंगे तो V इज इक्वल टू आई आर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज मान लेते हैं V, तो V इज इक्वल टू आई आर। करंट इनके लिए भी आई होगा, इसके लिए भी आई होगा, क्योंकि बैटरी हमने चेंज नहीं की है। अब देखिए वोल्टेज ए और बी के बीच वोल्टेज V1 V2 V3, हम जानते हैं वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, वो है स्केलर क्वांटिटी है, तो वोल्टेज को हम सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि इसके और इसके ए बी के बीच जो वोल्टेज होगा वो V1 V2 और V3 के एडिशन के बराबर लिखा जा सकता है। तो V को हम अगर लिखें V1 V2 V3, अब V की जगह ये रख दीजिए IR, और इसकी जगह V1 V2 V3 की जगह ये रख दीजिए जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको सीधे सीधे एक इक्वेशन मिलेगी, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 8। यानी कि हम लोग सीधे सीधे अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़े हुए होते हैं तो उन तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं सीधे सीधे उनको ऐड करके। कहने का मतलब यहाँ पर अगर दो, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, तो इन तीनों को दो 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 की जगह पे हम सीधे सीधे दो और दो चार और दो छः, यानी छः का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। पैरेलल के लिए क्या होगा, पैरेलल के लिए देखिए यहाँ से करंट आएगी आई, और ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। किरचॉफ की लॉ अभी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से आने वाली जो करंट होती है ये जाने वाली करंट के बराबर होती है, यानी आई तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I1 I2 और I3। ये इक्वली भी डिवाइड हो सकती थी, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो इनकी क्वांटिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन क्योंकि ए और बी के बीच तीनों रेजिस्टेंस तीनों अलग अलग हैं और करंट तीनों अलग, तो ओम के नियम से इनमें जो वोल्टेज होता है पैरेलल, क्योंकि पैरेलली ये कंबाइन है तो पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होगा। तो यहाँ पर V सेम होगा और I अलग अलग होगा, और यहाँ पे क्या था, I सेम था और V1 V2 V3 यानी वोल्टेज अलग अलग था। तो यहाँ पे भी वही लगाएंगे आप लोग, ओम का नियम लगाएंगे, लेकिन इस बार I1 के लिए लगाओ, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 इसके लिए। सेकंड के लिए I2, यानी I2 की वैल्यू जो कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग V अपॉन R2, और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो इसे लिख दीजिए। फिर आप ये मानिए कि आपने इन तीनों को हटाया, इसके बदले आपने एक ही रेजिस्टेंस लगाया R, तो उसमें भी ओम का नियम लगाएंगे, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V इज इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे I की जगह इसकी वैल्यू रखिए और I1 I2 I3 की जगह इनकी वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं कि इन तीनों के बदले हम कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों से आप किसी दिए गए बहुत टफ जो डायग्राम होता है उसको सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह आज का लेक्चर था आपका। आई होप कि आप जितनी चीज़ें आज पढ़ाई गई हैं उनको समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसलिए इनको समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा विद्युत धारा यानी करंट किसे कहते हैं, उसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ओम का नियम क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है, और फिर हमने पढ़ा मोटिव फोर्स और रेजिस्टेंस की दोनों सीरीज और पैरेलल में कैसे कंबाइन किया जाता है। अगले लेक्चर में हम और भी इस यूनिट के और रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो आपके डाउट्स हैं उससे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।